बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीफ फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में बात होगी सियासत की नहीं, आज के इस प्रोग्राम में बात होगी एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इशू है, एक थ्रेट है जो कि भारत की तरफ से आया है, और वो है पानी से रिलेटेड, सिंध तास मुआहदे से रिलेटेड, इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड। भारतीय वज़ीर आज़म जंगी जुनून तो उनके ऊपर सवार है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं, स्टेट इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वो एंटी पाकिस्तान रेटरिक को तो हवा देते ही रहते हैं। लेकिन रिसेंटली पंजाब के हवाले से उन्होंने कहा कि जी जो पाकिस्तान को पानी जाता है हम इंडस वाटर ट्रीटी को एनल कर देंगे और पाकिस्तान का पानी यहाँ डाइवर्ट कर देंगे अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। सिंध तास मुआहदे के ऊपर, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बहुत से प्रोग्राम्स किए गए, बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन आज के इस प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर हम बड़े जिसे कहते हैं मेन इश्यूज के ऊपर बात करेंगे कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं मुमकिन। कोई लंबी चौड़ी डिटेल्स या बोरिंग डिटेल्स आपको नहीं देंगे, मैं पहले बता दूं। और आज के प्रोग्राम के ही अंदर एक सरप्राइज एलिमेंट ये है कि आज आपने देखा होगा कि जनाब पाकिस्तान की टेस्ट की जो टीम है, क्रिकेट टीम, उसके कप्तान मिसबाह उल हक साहब ने बहुत दुख का इजहार किया, और आज वो काफ़ी डिसल्यूजन नज़र आ रहे थे, काफ़ी डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे थे कि दोहरा म्यार है फैंस का भी, पब्लिक का भी, और उनको जो मुफ्त मशवरे मिलते हैं इधर उधर से उन लोगों का भी। उस हवाले से आज के प्रोग्राम में, क्योंकि नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है कि कप्तान कौन है कप्तान नहीं है, बहरहाल वो पीसीबी का तो हिस्सा है, तो इनसे बेहतर कौन हो सकता है कि इनसे ज़रा थोड़ी सी हम खरी खरी बात कर दें। आई होप सेठी साहब डक नहीं करेंगे और हमारे सवालों के जवाब उस वक्त दे देंगे। वो अलग बात है अगर बीच में इन्होंने मुझे कर दिया कि हम इस सब्जेक्ट को छोड़ दें, लेकिन आज मैं कन्विंस होने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। एक और भी मौसूफ है जिनके बारे में हम बात करेंगे आजकल, उनका भी बड़ा चर्चा है भारत के अंदर, लेकिन सबसे पहले सेठी साहब इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से बात हो जाए। एक रिपोर्ट है, मैं चाहता हूँ आप ये रिपोर्ट देखें, फिर भारतीय वज़ीर आज़म का जो नया शोशा वो छोड़ते हैं कुछ अरसे बाद, हर 2 हफ्ते के बाद उनका एक नया शोशा होता है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर उनका क्लिप आपको दिखाएंगे, फिर उस पर बात करते हैं। भारत की जानिब से हालिया अरसे में जिस आबी जारियत का इंदिया दिया गया है उसका ताल्लुक सिंध तास मुआहदे से है। 1960 में वर्ल्ड बैंक ने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये मुआहदा तय करवाया था, जिसके मुताबिक इंडिया को 3 मशरकी दरियाओं रावी, सतलज और ब्यास, जबकि पाकिस्तान को दरियाए चनाब, सिंध और झेलम के पानी को इस्तेमाल करने के हकूक दिए गए। पाकिस्तान के मुताबिक भारत की जानिब से इस मुआहदे के खिलाफ पहले ही दरियाए झेलम के पानी पर, किशन गंगा और चनाब के पानी पर एक डैम तामीर किया जा रहा है। उधर उरी हमले के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खून और पानी साथ साथ नहीं चल सकते इस बयान के जरिए सिंध तास मुआहदे को छेड़ने का इंदिया दिया था। याद रहे कि मुतअद्दिद बार सियासी और जंगी कशीदगी, हत्ता के 3 जंगों के दौरान भी किसी जानिब से सिंध तास मुआहदे पर सवाल नहीं उठाया गया था। उधर पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि सिंध तास मुआहदे के आर्टिकल 12 के मुताबिक भारत इस मुआहदे पर यकतरफा तौर पर नजरसानी नहीं कर सकता, जबकि वर्ल्ड बैंक की जानिब से सिंध तास मुआहदे पर आबी तनाज़े के हल के लिए गैर जानिबदार माहिर या चेयरमैन आलमी सालसी अदालत की तकर्री रोकते हुए पाकिस्तान और इंडिया को जनवरी के आखिर तक की मोहलत दी थी। और गुज़िश्ता हफ्ते वर्ल्ड बैंक के चेयरपर्सन के दौरे पाकिस्तान के मौका पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने किशन गंगा और दरियाए चनाब पर सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी में जारी भारतीय डैमों की तामीर का मामला भी उठाया था। अब सवाल यह है कि भारतीय आबी जारियत की वजूहात क्या है? क्या इसका ताल्लुक भारत की अंदरूनी सियासत से है? सवाल तो ये भी है कि क्या भारत यकतरफा तौर पर इस मुआहदे पर नजरसानी कर सकता है? और आखिर में ये कि क्या पाकिस्तान और भारत के माबैन आबी तनाज़ात किसी बड़ी जंग की वजह भी बन सकते हैं? रिपोर्ट आपने देखी तो एक बेसिक आइडिया आपको हो गया कि वो व्यूअर्स जो कि न्यूज़ को फॉलो नहीं करते उनको आइडिया होगा कि हम किसके बारे में बात करना चाहते हैं। लेकिन गुफ्तगू का आगाज करने से पहले भारतीय वज़ीर आज़म ने कुछ ही दिन पहले क्या कहा, इस क्लिप में देखिए। मैंने एक टास्क फोर्स बनाया है, ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है जिसमें हिंदुस्तान के हक का पानी है जो पाकिस्तान में बह जाता है, अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए कृत संकल्प। पाकिस्तान में पानी चला जाए
और दिल्ली में सरकारें आई चली गई, सोती रही। जलसे की जबान थी और उसी जबान में वो ये हरकत करने का इरादा करते हैं। सेठी साहब, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, सब कुछ, ये बहुत सारी चीज़ें तो सामने आई जाती हैं। भारत की तरफ से कहा गया, पहले फॉरेन ऑफिस की तरफ से कहा गया कि अब पानी को एज अ वेपन ऑफ वॉर यूज़ किया जाएगा। मेरा सवाल ये है कि, और रिपोर्ट के अंदर भी था कि जब मतलब 3 जंगें गुजर गई और बड़ी उतार चढ़ाव आए डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अंदर भी, इस मुआहदे के ऊपर, इस ट्रीटी के ऊपर कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई, किसी ने ये थ्रेट नहीं की है, इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। मोदी साहब को क्या तकलीफ है, वो अब ये क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसके सिंपल आंसर तो ये है कि मोदी सरकार जो है वो एंटी पाकिस्तान, हिस्टोरिकली एंटी पाकिस्तान, बीजेपी एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान एक सियासी जमात है और उन्होंने एंटी पाकिस्तान इश्यूज हमेशा इलेक्शन के दौरान उठाए हैं। पहली बात है। दूसरी बात यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये इसके बावजूद के 3 जंगें हो चुकी हैं, मगर आप अगर गौर करें तो देखिए कि वो जंगें जो हुई हैं किसके दौर में हुई, हुकूमत में कौन था हिंदुस्तान में। और फिर याद रहे कि जवाहरलाल नेहरू और जनरल अयूब खान के दरमियान ये 1960 में ये ट्रीटी हुई और ये 9 साल की जद्दोजहद और नेगोशिएशंस के बाद, क्योंकि सबसे पहला जो इशू बना था वो 1948 में ही बन गया। तो मैं उसकी भी थोड़ी सी हिस्ट्री देता हूँ आपको। तो बीजेपी का तो एंटी पाकिस्तान पोजीशन रही है, ये जनरल बात है। स्पेसिफिक बात ये है कि आपने देखा कि जैसे ही मोदी सरकार आई तो कश्मीर में इलेक्शंस इन हेल्ड कश्मीर में इलेक्शंस ड्यू थे, तो उन्होंने आते सार पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज खोल लिया। उसका मकसद यही था कि हिंदू वोटर्स जम्मू में और उनको रैली करना, और वो कुछ हद तक कामयाब रहे, क्योंकि फिर उन्होंने बाद में बीजेपी ने जाके और कश्मीरी एक पार्टी, डेमोक्रेटिक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के साथ उन्होंने फिर एक अलायंस बना के एक कोalition गवर्नमेंट हुआ। तो एक तो इलेक्ट्रल रीजंस थे और वही रीजंस अब तक चल रहे हैं, क्योंकि अब जो इलेक्शंस आ रही हैं वो आ रही हैं ये पंजाब के अंदर और बिहार में। ये बहुत अहम है बीजेपी के लिए, क्योंकि मोदी साहब की जो आंख है, नज़र है, वो अब अगली इलेक्शन की तरफ है। 3 साल तो हो गए उनको और वो अब अगली इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं। और इसलिए ये स्टेट्स, क्योंकि इन स्टेट्स के इलेक्शंस जो हैं, जो भी पार्टीज इन बड़ी स्टेट्स में आ जाएगी, वो फिर अगली जो जनरल इलेक्शन होगी उसमें उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, बिकॉज वो बैठी होंगी उस वक्त। ये ऐसे नहीं है कि वो फारग हो जाती है, इंडिया में ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं। हाँ, तो वहाँ फेडरल गवर्नमेंट के इलेक्शन अलग होते हैं और वो स्टेट्स जिनके इलेक्शंस ड्यू होते हैं वो उस वक्त होते हैं, और कुछ स्टेट्स होते हैं जिनके इलेक्शंस बाद में होते हैं। और पंजाब के अंदर, इंडियन पंजाब के अंदर बीजेपी की वैसे भी प्रेजेंस कमजोर है, बड़ी कमजोर है। और इस वक्त जो पंजाब में हुकूमत है वो कोलिशन गवर्नमेंट है, अकाली दल सिखों की अकाली दल और बीजेपी की हुकूमत, और वो उनकी बड़ी पिटाई हो रही है वहाँ, बिकॉज वहाँ पंजाब के जो मसाइल हैं लोग इनके खिलाफ होते जा रहे हैं। तो यहाँ अब ये गए हैं इसको विप अप करने के लिए, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट। और पंजाब में 2 स्लोगन्स इन्होंने जो इस्तेमाल किए हैं वो बड़े अहम हैं। एक, उन्होंने पानी की बात की। अब पंजाब जो है वो हिंदुस्तान की, जैसे कहते हैं ना कि द ग्रैंडरी ऑफ इंडिया, सारी जो गंदम है और जो खाने पीने की चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर है, वो सारा इंडिया का 60% जो है वो पंजाब से आता है। तो इसलिए पंजाब को पानी की सख्त ज़रूरत है। मैं एग्जांपल दूं आपको, पाकिस्तान के पंजाब के अंदर हर 2.5 एकड़ ज़मीन पे 3 ट्यूबवेल्स हैं, और हिंदुस्तान में 14-15 ट्यूबवेल्स हैं 2.5 एकड़ ज़मीन पे। मतलब इतना उन्हें पानी की ज़रूरत है, इतना वो कंजम्पशन, इतनी कंजम्पशन है पंजाब में। और तो इसलिए पंजाब के लिए पानी, जहाँ यहाँ उसकी अहमियत है, हिंदुस्तान के पंजाब में भी और कश्मीर में पानी की ज़रूरत है। तो इसलिए पानी का इंपॉर्टेंट इशू है वहाँ। इसके अलावा उन्होंने एक और बात भी कही, उन्होंने सिखों के बारे में ये कहा जाता है कि जंगजू रेस है, मार्शल रेस है, जैसे आपकी मार्शल रेस है चकवाल वालों की और पोटहार वालों की, है ना कि नहीं? बिल्कुल है, प्राइड इन इट। आप हमारे, मैं नहीं कुछ कह रहा नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, इस प्रोग्राम में मैं नहीं कह सकता, पकड़े जाएंगे, बहुत बुरे आप तो मुझे पड़ जाएंगे, आपकी पूरी कौम पड़ जाएगी मैं। तो आप लोग जंगजू लोग हैं, मार्शल रेसेस हैं, और उधर आप दूर नहीं, डमेली पास ही सिख जो है वो भी मार्शल रेसेस है। तो ये मार्शल रेसेस जंग
बड़ी हिस्ट्री है इनकी। तो उनको ये भी, और इंडियन आर्मी के अंदर द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ वॉरियर्स इज 6 फ्रॉम पंजाब, जैसे आपके यहाँ भी ऐसी है। तो उनको फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ उकसाना कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट आप करते हैं, सबसे ज्यादा पेट्रियाटिक आप हैं, आपको एंटी पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब ये नुकसान आपको हो गया, पंजाब डिवाइड हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, और सबसे ज्यादा मोबिल वतनी आपकी है, यू आर द ब्रेवेस्ट वॉरियर्स। एक तरफ उनको उठाया जा रहा है इस तरीके के साथ, दूसरी तरफ उनको लालच दी जा रही है पानी की, और ये इलेक्शन जीतने के स्लो। ऑल्दो वहां अपने उनके मसाइल होते हैं कि वहां इंडियन पंजाब वो एतराज करते हैं कि उनका पानी कहीं हिंदुस्तान में और चला जाता है। हाँ, तो वो इसीलिए कह रहे हैं ना कि जी वो पानी तो जाने थे, मगर आपका हमारा जो पाकिस्तान का पानी है ये उनको कह रहे हैं आपको देंगे। बेसिकली कमिटमेंट ये है कि एंटी पाकिस्तान, वॉर लाइक, और पानी आपको और देंगे। तो पंजाब का पेजेंट जो है वो जाहिर है अप्रिशिएट करता है ऐसी बात। तो ये प्योर एंड सिंपल इट्स एन इलेक्ट्रल सियासत है। जैसे कश्मीर के अंदर हीट अप हुआ, आपने देखा इन्होंने जिस तरीके की सियासत वहां की, उसका नतीजा क्या निकला। अब वहां एक इंतफादा शुरू हो गया, बिकॉज जिस तरीके से इन्होंने किया और जो गवर्नमेंट बनाई और उसके बाद जो कुछ हुआ वहां, उसका रिएक्शन ही हुआ। अब ये पंजाब में ये हरकत करने जा रहे हैं, मगर वहां जो पोल्स हैं वो यही कहते हैं आम आदमी पार्टी जो है ना इस दफा बीजेपी की और अकाली दल की छुट्टी कर देगी। अच्छा, ये दिस इज दी फोरकास्ट, इसलिए ये इतनी रेटरिक इस्तेमाल की जा रही है। तो ये मोटी मोटी बात, एक जनरल रीजंस है कुछ और कुछ स्पेसिफिक रीजंस है जिसकी वजह से उन्होंने ये पानी का इशू खड़ा किया। अच्छा, जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी है, अब जारी बात है उसके आर्टिकल्स हैं, फिर उसके साथ एनेक्स्चर्स भी हैं, शायद बहुत कम लोगों ने या जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने रिसर्च किया उन्होंने उसको बाकायदा तौर पर पढ़ा। एक बात ये कही जाती है कि शायद ओरिजिनली जब वो एग्रीमेंट हुआ था तो शायद इट वाज अ वीक एग्रीमेंट, उसको बेहतर किया जा सकता था। बहरहाल वो तो अब हिस्ट्री की बात है, लेकिन क्या भारत इसको रिवोक कर सकता है, इसको वायलेट कर सकता है, इसको खत्म कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बिल्कुल बहुत अहम सवाल है। थोड़ी सी बैकग्राउंड दे दूं आपको, फिर आपको लोगों को समझ आएगी कि जब भारत कहता है कि हम पानी काट देंगे तो उसका मतलब क्या है। याद रहे कि जब पार्टीशन हुई तो उस वक्त सारे 6 के 6 दरिया जो थे वो डिवीजन नहीं हुई थी, सारा का पानी पाकिस्तान के इलाके से होके जाके समुद्र में जाता था। उस वक्त जब कश्मीर का मसला खड़ा हुआ और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कश्मीर के ऊपर जंग हो गई, तो उसके बाद फिर सीज फायर हुई, तो उसके दौरान इंडिया कश्मीर का इशू जो है वो यूनाइटेड नेशंस ले गया। यूएन ले जाने वाला इंडिया था, जवाहरलाल नेहरू था, कांग्रेस लेके गई कि प्लेबिसिट करेंगे हम। और उस वक्त हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बारिदोब कनाल के पानी बंद कर दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1948 मई में उन्होंने ये बंद कर दिया पानी, 3 months आफ्टर टेकिंग द कश्मीर इशू टू द यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, और उससे पहले एक अग्रीमेंट थी पार्टीशन के ऊपर, जैसे वो कहते थे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। जब तक हम बैठ के कोई नेगोशिएट नहीं कर लेते तो स्टेटस को मेंटेन होगा। उसमें और वो 1-2 महीने के लिए स्टेटस को एग्रीमेंट चली, उसके बाद वो खत्म हो गई। उसके बाद ये उन्होंने हमारा पानी काट दिया बारिदोब कनाल का। याद रहे कि उस वक्त 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे, एक बारिदोब और एक सतलज वैली प्रोजेक्ट, जो कि पाकिस्तान के अंदर ये प्रोजेक्ट्स बने हुए थे। मगर ये मतलब है कि ये जब फाइनल सेटलमेंट हुई तो इनमें से कुछ देने पड़े, तो उसकी कॉम्पेंसेशन भी 1960 में फिर हुई। वो शायद वाहिद कॉम्पेंसेशन है जो मिली थी। हाँ, हमें कॉम्पेंसेशन मिली। कोई 62 मिलियन पाउंड्स उन्होंने पाकिस्तान को दिए थे कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट वर्क्स, और कोई $870 मिलियन उन्होंने पाकिस्तान को दिए थे फॉर डाइवर्जन ऑफ सम वाटर्स जो इंडिया ने रख लिए। उसकी लीज एग्रीमेंट थी किस्म की, तो पाकिस्तान को कुछ कॉम्पेंसेशन मिली। अब ये जो फाइनल एग्रीमेंट हुई ये 1960 में हुई जाके, 48 में झगड़ा शुरू हो गया, 12 साल लग गए। उन्होंने पानी काटा बारिदोब का, शोर पड़ गया, फिर वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट चलती रही और डोमिनियन एग्रीमेंट। हाँ, वो फिर हुआ, फिर वर्ल्ड बैंक को इन्वॉल्व किया गया, फिर ये जाके 1960 में जाके फाइनल एग्रीमेंट हुई। उस वक्त तक पाकिस्तान और इंडिया जो थे ये पानी खरीदते थे और बेचते थे, इस तरीके की एग्रीमेंट थी। फिर जाके ये हुआ। इसका मतलब एक दफा ये हो चुका है, पानी कट चुका है पाकिस्तान का, और दूसरी ये कि कॉम्पेंसेशन भी पे हो चुकी है। दोनों एक एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स हैं। बट वो इस एग्रीमेंट से पहले के, इस एग्रीमेंट से पहले के, इस ट्रीटी से और पहले। एग्रीमेंट के अंदर फिर क्या हुआ कि जी 3 जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उनका सारा का सारा पानी
पाकिस्तान को जाएगा, और जो 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं वो पानी इंडिया को जाएगा। इंडिया अगर कुछ छोड़ देता पानी तो वो आ जाएगा, नहीं छोड़ता तो नहीं आएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जो निचले रिवर्स हैं, रावी वाल वगैरह, यहाँ पानी कम ही होता है, और जो ऊपर वाले रिवर्स हैं वहाँ इंडिया को इजाज़त दी गई कि इंडस रिवर जो है उसका अगर 100%, 100% में से 20% पानी जो है वो हिंदुस्तान को मिलेगा, 60-62% पानी पाकिस्तान को मिलेगा, कुछ पानी चाइना को मिलता है और कुछ पानी काबुल को मिलता है, 10-1%। तो इस तरीके से डिवीजन ऑफ वाटर था। मगर इंडिया को इजाज़त दी गई कि अगर आप वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहें तो एक तो उसकी टर्म्स होंगी प्रोजेक्ट की, पूरी पाबंदी नहीं थी, मगर पाबंदी ये थी कि प्रोजेक्ट किस लिए बनाया जाएगा और मैक्सिमम पानी जो पाकिस्तान का कम होगा वो कितना हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर पाकिस्तान ने नीचे अपने इलाके में कोई प्रोजेक्ट बना लिया है, उस प्रोजेक्ट को पानी डिप्राइव नहीं किया जाएगा। मगर अगर नहीं को बनाया तो फिर इंडिया ऊपर कुछ बना सकता है, एज लॉन्ग एज वो पैरामीटर्स के अंदर रहे, वेस्टर्न के ऊपर भी, वेस्टर्न रिवर्स। और वो जो पानी था दैट वाज मेंट फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टोरेज, और नॉट फॉर डाइवर्जन इनटू फॉर कैनाल्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इट वाज प्योरली हाइड्रो इलेक्ट्रिक वेस्टर्न रिवर्स की। तो इस किस्म की एग्रीमेंट थी। तो ये अब तक तो चलती रही, आपने कहा 3 वॉर्स हो गए, मगर फिर भी इसी किसी ने इसको नहीं किया। इंडिया में भी पानी शॉर्टेज है। पाकिस्तान में अगर इंडिया पाकिस्तान को पानी चाहिए तो पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है 80% नीड है पाकिस्तान की ऑन द रिवर वाटर फॉर पंजाब एंड सिंध एग्रीकल्चर एंड फ्रंटियर्स केपीस। तो हमारे लिए तो लाइफ एंड डेथ का मामला है। वो जब कहते हैं ना जगुलर वेन कश्मीर इज, और हमारे पास तो वाहिद पानी का सोर्स भी यही है ना, इंडस ही है। और अब पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि चाइना के बाद पाकिस्तान इज द मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा पानी की जरूरत और सबसे कम पानी मिलता है इनको, और सबसे कम वाटर स्टोरेज है, और वो सबसे कम वाटर स्टोरेज। मतलब हमारे वाटर स्टोरेज, वो हमारी अपनी बात है कि हमने रिजर्वायर्स बनाए नहीं, अगर बना लेते तो ये प्रॉब्लम ना होता। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने बनाए नहीं और वो ऊपर बनाना शुरू कर दिया, और वो कहते हैं हमें इजाजत है क्योंकि आपने नहीं बनाया, आपने बनाया होता तो हम ना रोकते। तो ये इस किस्म के इश्यूज कुछ चल रहे हैं किशन गंगा और नीलम झेलम के ऊपर, इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं जो कि वो बनाना चाह रहे हैं। वहां फिर हम लड़ाई झगड़ाई कर रहे हैं कि इतना बड़ा स्टोरेज नहीं हो सकता, इतने फुट का डैम नहीं हो सकता, इतना कम होना चाहिए ताकि पानी ज्यादा स्टोर ना कर सके और हमारा रोक ना सके। तो ये इश्यूज चल रहे हैं जिसके ऊपर डिस्प्यूट्स हैं। तो उस डिस्प्यूट मैकेनिज्म के अंदर 3 रास्ते हैं। एक ये है कि इंडिया पाकिस्तान खुद बैठ के तय कर लें जैसे वो करते रहे आज तक। कुछ दूसरा मैकेनिज्म ये है कि वर्ल्ड बैंक को बैठा लिया जाए और वर्ल्ड बैंक फैसला कर दे कि जी कौन राइट है। और तीसरा ये कि आर्बिट्रेशन, कि जी उसमें आपको आर्बिट्रेटर ले आए, वो बैठ के वर्ल्ड बैंक के अलावा वो आके बैठ जाए और वो आपको कर दे। इंडिया कहता है कि ये हम बायलैटरल करेंगे, हम कहते हैं बायलैटरल इंडिया के साथ कुछ भी नहीं चलता, एक बात आगे बढ़ाते ही नहीं। तो हम कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है वो मेहरबानी करके इसको नेगोशिएट करे। तो ये इस किस्म की चीज़ चल रही है। हम समझते हैं कि वर्ल्ड बैंक का पूरा बोर्ड बैठे और वो ये फैसला करे, इंडिया नहीं मानता। तो ये इस वक्त कशमकश चल रही है। पहले वर्ल्ड बैंक की पोजीशन ये थी कि वो कहते थे हम नहीं इसमें आएंगे, ये बड़ी अब गंभीर की पोजीशन बन रही है, जंगजू बातें होनी शुरू हो गई हैं, हम कंट्रोवर्सी नहीं, आप लोग खुद कर लें। फिर उन्हें एहसास हुआ कि अगर खुद तो ये कर नहीं सकेंगे तो ये और इतना ज़्यादा सीरियस सिचुएशन, बट ये हम खुद तो नहीं कर पा रहे। हाँ, नहीं कर पा रहे। तो अब वर्ल्ड बैंक ने ये पोजीशन ली है कि या वो करेंगे या आर्बिट्रेशन होगी। वो उनकी तरफ से इशारा आया है कि दे आर रेडी टू। पहले तैयार नहीं थे, अब तैयार हो गए। ओके, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, इसको हम कंक्लूड कर देते हैं। यहाँ पर हो सकती है वायलेशन या ये कर सकते हैं, इंडिया इतना डेस्परेट हो सकता है मोदी अब ये अगले हिस्से में मैं आपको बताता हूँ। ओके, मैं ब्रेक से वापस आते हैं इस सवाल का जवाब कि क्या ये वाकई प्रैक्टिकली ये हो सकता है, भारत इस तरह कर सकता है, इस हवाले से बात होगी। और एक और साहब उनके बारे में ब्रेक के बाद आपसे बात करूंगा, वो क्या कैरेक्टर है और वो क्या करते हैं, उस पर बात होगी। मैं साथ रही। धमकियां बहुत हो गई, क्या भारत वाकई ही इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट कर सकता है, सिंतास माहदे को वायलेट कर सकता है, पाकिस्तान का पानी रोका जा सकता है या नहीं? बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ बात की गई, लेकिन जरा एक क्लियर आंसर आना चाहिए। शेट्टी साहब, आपको लगता है बाकी प्रैक्टिकल है, मुमकिन है, हो सकता है? देखिए, हिंदुस्तान की स्ट्रेटजी क्या है? ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी नहीं है। ये तो अगर आप बता दें इस प्रोग्राम का पंजाब में सिख देख लें तो उसकी एक बात भी यकीन नहीं करेंगे। इसका क्या ख्याल है, बटन दबाएगा और पानी डाइवर्ट होकर इंडियन पंजाब में आ जाएगा? ऐसी बात नहीं है। ये मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि अगले 5-10 साल में
ये वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर, जैसे ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट्स उन्होंने कुछ तैयार किए हैं स्टोरेज के लिए, पानी को लेने के लिए, स्टोरेज के लिए या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जिसकी वजह से पानी कम हो जाता है बिफोर इट एंटर्स पाकिस्तान, वो और प्रोजेक्ट्स बना लें। तो वो रातों रात तो प्रोजेक्ट्स नहीं बनते। इस वक्त सबसे ज्यादा यही पॉलिसी अडॉप्ट की जा रही है। इसका मतलब है डिफैक्टो हिंदुस्तान की इस हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि ये ही वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर हमने प्रोजेक्ट्स बनाने और पानी जो है वो वहाँ से डाइवर्ट करके अपनी स्टोरेज के लिए लेना है, पंजाब के लिए और हेल्ड कश्मीर के लिए। और इन्होंने इस वक्त अगर सैटेलाइट के जरिए आप देखें, ये जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, 40 से 60 प्रोजेक्ट्स इस वक्त नजर आ रहे हैं कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन पे। हाँ, मगर वो कहते ही हैं कि दे आर ऑल पार्ट, उनका जो टोटल कैपेसिटी है वो अभी भी विद इन द लिमिट्स है जो अलाउड है। मगर बात यह है कि ये बड़े हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ये क्या, किसको पता क्या कि ये इवेंचुअली कहाँ जाएंगे और क्या यही बात रुक जाएगी या नहीं रुकेगी। तो वो तो स्ट्रेटजी ऑलरेडी इन ऑपरेशन है कि 40 से 60 छोटे छोटे डैम्स जो हैं ये बना रहे हैं ऑन द वेस्टर्न रिवर्स। इसके अलावा 2, 3, 4 बड़े प्रोजेक्ट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बन रहे हैं वहाँ। तो ये दीज आर खतरनाक किस्म के डेवलपमेंट जो अगले 8-10 साल में ये कंप्लीट हो जाएंगे, ये भी हो सकता है। और हम हर चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो विच मीन्स कि आर्बिट्रेशन, लड़ाई झगड़े, नेगोशिएशन वो हो सकता है, वो हो सकती है। तो ये एक तो ये इश्यूज बनेंगे, ये तो कर सकते हैं वो। और उनको रोकने के लिए कौन रोकेगा उनको? वर्ल्ड बैंक तो नहीं रोक सकता अगर वो आर्बिट्रेशन मानते ही नहीं है और आज कहते हैं कि हम स्क्रैप करने लगे हैं, ट्रीटी को फाड़ देते हैं, तो फिर क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान पानी के मामले के ऊपर ये पाकिस्तान और दुनिया इसको समझेगी कि इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। हाँ, वाटर एग्रेशन है, एग्रेशन। ये दुनिया में 20,000 से ज्यादा वाटर ट्रीटीज हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया में। और दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम एंड सच अ ट्रीटी ऑफ सच सिग्निफिकेंस, इतनी अहमियत, और एक मुल्क जिसको पानी के बगैर वो खत्म हो जाएगा मुल्क के ऊपर इस किस्म का हमला होगा इस ट्रीटी के ऊपर। तो इंडिया को एक दफा नहीं 100 दफा सोचना पड़ेगा अगर इसको हाथ भी लगाएगा कि नहीं। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि बहुत बड़ी इंडिया अगर ये समझता है कि जी पानी डाइवर्ट कर देगा रातों रात, तो वो कर नहीं सकता। अगर वो ऐसे करेगा और तो फ्लडिंग हो जाएगी पंजाब में भी और कश्मीर के अंदर भी, तो वो तो कर नहीं सकता। ये नहीं कि बटन दबाएगा और पानी रोक देगा और इधर खोल देगा, जाएगा कहाँ पानी? तो फ्लडिंग हो जाएगी वहाँ। कोई डोरिस डैम्स तो है नहीं स्टोर करने के लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। नथिंग टू वरी अबाउट ओवरनाइट के ये कर देगा। वो छोटी मोटी कैनाल वाला सिस्टम कर सकता है कि इंडिया से एक नहर आ रही है वो बंद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। बियॉन्ड दैट वो ज़्यादा नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान की जो अखलाक, सियासी पोजीशन, अखलाकी मॉरल हाई ग्राउंड, इंडिया इस वक्त दुनिया के जो मेजर 2-3 वाटर अकॉर्ड्स हुए हैं या वाटर ट्रीटीज हुई हैं या वाटर रूल्स बने हैं, उसमें इंडिया ने बहुत अहम रोल अदा किया है। 2 का मैं आपको बताता हूँ। एक का नाम है, मैंने लिखा था यहाँ, हाँ, द UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ नॉन नेविगेशनल यूसेस ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज। ये 1997 में ये ट्रीटी बनी थी, ये कन्वेंशन। इससे इंडिया ने बहुत अहम रोल इसको पायलट किया था इसको, और प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डूइंग दिस। इसके साथ साथ 1966 में हेलसिंकी रूल्स बनाए थे पानी के बारे में दुनिया को अप्लाई करने के लिए, और उसको बर्लिन के अंदर, जर्मनी के अंदर रिवीजन की थी 2004 में। तो ये इंडिया के एक बहुत बड़ा एक मॉरल हाई ग्राउंड है कि हमने तो पानी के लिए ट्रीटीज बनाई हैं, और अब इंडिया सबसे बड़ी जो उसको अप्लाई करती है, जिससे उससे दस्तखत किए हुए, और 3 जंग के बावजूद वो बरकरार है उसको, और एक मुल्क जो डिपेंड करता है पानी के ऊपर। तो अगर इंडिया हाथ भी लगाएगा ना इस ट्रीटी को इस तरीके के साथ, तो इसमें दुनिया बहुत बड़ी मॉरल आउटरीच होगी इसके ऊपर। ठीक। तीसरी चीज ये कि इंडिया नाउ नॉन लाइन मूवमेंट का लीडर रहा है, और आज अगर इंडिया ऐसी बात, जिसका बड़ी मॉरल हाई ग्राउंड थी एक जमाने में, तो इंडिया विल बी कंडेम्ड वर्ल्ड वाइड। इंडिया की मॉरल पोजीशन बहुत कमजोर हो जाएगी। तो ये एक बड़ी सोच समझ के उनको करनी पड़ेगी बात। ओके। इसके अलावा याद रहे कि आपको याद रहना चाहिए लोगों को भी कि जब ईस्ट पाकिस्तान का मसला हुआ था, आपको याद है कि पाकिस्तान की तरफ से ये धमकी थी कि अगर हिंदुस्तान ने ये किया वो किया तो चाइना भी अपनी फोर्सेस मूव कर देगा। आपको याद है? और इंडिया ने, फिर अमेरिका ने बे ऑफ बंगाल में अपनी नेवी शिप्स भेज दी थी। खतरा ये था कि चाइना जो है वो एक नया फ्रंट खोल लेगा पाकिस्तान से प्रेशर रिलीव करने के लिए। याद रहे कि ब्रह्मपुत्रा
चाइना से आता है, जैसे इंडस आता है, और ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से होता हुआ आता है, उत्तरांचल से। और चाइना अगर चाहेगा तो चाइना भी इंडिया के साथ वही कर सकता है। और ब्रह्मपुत्र जो कि इंडिया की 20% सारी इंडिया की वाटर सप्लाई ब्रह्मपुत्र से आती है, तो चाइना अगर पाकिस्तान की हेल्प करना चाहे तो ये कर सकता है। काउंटरवेट करना चाहे तो चाइना भी थ्रेट ये दे सकता है। तो फिर वो कहते हैं ना, पेंडोरास बॉक्स खुल जाता है। तो मैं समझता हूं कि, और आखिरी बात यह है कि अगर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो गई तो फिर आजकल लश्कर जंगवी और जैश मोहम्मद और जिहाद की बात हो रही है, फिर कौन रोकेगा पाकिस्तान को कि जिहाद खोल देगा? फिर कौन रोकेगा? वो भी एक टैप ही खुलेगा, वो टैप खुल जाएगा, पानी का टैप वहां बंद करेंगे तो जिहाद का टैप यहां खुल जाएगा। इसीलिए जिहाद को बंद नहीं किया जाता कि कश्मीर जहां तक मसला है, और ये जिहाद कश्मीर के लिए है, जिससे हमारे लिए पानी का, तो पानी को इन्होंने हाथ लगाया और तो वो तो कश्मीर से भी ऊपर बात बन जाती है। ओके। तो ये इसलिए ये सारे फैक्टर्स हैं, सोच समझ के इनको करना पड़ेगा। ऐसी धमकियां देना आसान है, ये इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये मतलब ये एक सियासी धमकी जरूर हो सकती ये है, चीज चलती है। इसे वोट बटोरने की कोशिश हो सकती है। अच्छा, आप एक शख्सियत है जिनको काफी आजकल भारत के अंदर बड़े बुलाया जाता है, झंडे उतारने के लिए, डाउन करने के लिए, फ्लैग होस्टिंग के लिए बुलाया जाता है। आप तारिक फतेह को जानते हैं? तारिक फतेह को मैं जानता हूँ, मतलब एक दफा मुलाकात हुई भी है कुछ 10 साल पहले, मगर मैं पढ़ता रहता हूँ उनकी। अच्छा, रिसेंटली मैं देख रहा था, उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान, आई डोंट नो कि उनको क्या तकलीफ है। अपेरेंटली कहा जाता है कि पाकिस्तानी कैनेडियन और पाकिस्तान से ही गए थे। जी हाँ। और आजकल भारत के अंदर बड़ी उनको वेलकम किया जाता है। इशू ये है कि उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान से किस तरह डील करना चाहिए भारत को, तो पहला जवाब ये था, पाकिस्तान का पानी बंद कर दो। अच्छा, हाँ, मेरा ख्याल है मैंने पढ़ा था, उन्होंने 4 या 5 बातें कही थी। एक ये कहा था कि पानी बंद कर दो, डिप्लोमेटिक और ऑफेंसिव लॉन्च करके पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, आजाद कश्मीर छीन लो, अफगानिस्तान के अंदर डैम बना ले, काबुल डैम बनाए, पाकिस्तान का जो पानी है और कम जाए, बलूचिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर एक इंसर्जेंसी को पैट्रनाइज करें इस किस्म की आज़ाद बलूचिस्तान वगैरह, इस किस्म की फजूल बातें उन्होंने की हैं। देखिए, तारिक फतेह जो है ना, ये 1977 में, ये पाकिस्तानी है, ये लेफ्टिस्ट थे। 1977 में कू के बाद थोड़ी बहुत विछांट हुई थी, आपको याद होगा, पीपल्स पार्टी के लोगों के, इनकी हमदर्दियाँ शायद लेफ्ट मूवमेंट के साथ थी। तो ये इनको भी खर्चा था, इनको पकड़ लेंगे, तो ये छोड़ गए मुल्क को और ये चले गए, मेरा ख्याल है जर्मनी चले गए या कहीं चले गए, और वहाँ जाके 8-10 साल इन्होंने नौकरी वोकरी की। सऊदी अरब गए, सऊदी अरब में जॉब, सऊदी अरेबिया गए, फिर जर्मनी गए, वहाँ नौकरी मुलाजमत की, फिर वहाँ से उठ के कनाडा चले गए और वहाँ जाके ये रहते हैं, और वहाँ भी छोटा सा कोई अखबार वहाँ निकाले। तो वहाँ जाके इन्होंने फिर एकेडमिक बन गए, जर्नलिस्ट थे और एकेडमिक बन गए, और 2-3 किताबें लिखी, एकेडमिक बुक्स, मगर लेफ्टिस्ट बैकग्राउंड। और सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं कि सब मुसलमानों को वो एक ही ब्रश के साथ पेंट कर देते हैं, जैसे ऐसे लगता है कि मुसलमान ही गलत लोग हैं और वही गलत कौम है और वही गलत मजहब है। ये तो जहालत वाली बात, बिल्कुल जहालत। और जहाँ के उनका जो टारगेट है वो कुछ और है, मगर जिस तरीके से वो बात करते हैं और गुस्से में वो बात करते हैं, तो वो ऐसे लगता है कि पूरे मजहब को ही वो बदनाम करना चाह रहे हैं, और वो फजूल बातें भी बहुत कर जाते हैं। और जब से हिंदुस्तान ने उनको हवा देनी शुरू की है, क्योंकि वो एक सेकुलर लेफ्टिस्ट एंटी पाकिस्तान बन गए हैं और वो पाकिस्तान की अफवाज के भी खिलाफ हैं, तो वो इंडिया में उनको बड़ा पसंद किया जाता है, और वो आजकल इंडिया के स्टेट गेस्ट की हैसियत से वहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उनको हर किस्म का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मिसगाइडेड, और अब बिल्कुल ही मेरा ख्याल है तवाज़ुन जो है वो खो बैठे हैं, जिस किस्म की नफरत अंदेज किस्म की बातें वो कर रहे हैं, और बड़ा अफसोस होता है कि वो इस किस्म की एक एकेडमिक से हट के अब एक एंटी पाकिस्तान पोजीशन इख्तियार कर लिए, जो कि शायद वो भी चले किसी लॉजिक या किसी रीजनिंग के ऊपर हो ना, मतलब ये तो जहालत है जिस तरह की बातें। हाँ, वो ये मैं रहती है, तो वो बिल्कुल मेरा ख्याल है थोड़े खसे आ गए हैं, और अब वो इंडिया उनको उछाल रहा है, तो वो जरा फ्लैटरी हो रही है, और वो बैठ के वो पाकिस्तान की बातें करते हैं। वो लगता है ऐसे है कि ही इज एंटी पाकिस्तान, ही इज एंटी इस्लाम, ही इज प्रो मुस्लिम, और प्रो इंडिया से प्रो हिंदू, और वो इस किस्म की बात। अब लगता है ऐसे कि इज इन लव विद इंडिया एंड ही हेट्स पाकिस्तान, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं समझता हूँ कि ही इज लॉस्ट इट। ठीक, एक ब्रेक का वक्त है यहाँ पर, जब ब्रेक से वापस आएंगे, मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था मिसबाह उल हक के हवाले से बात करेंगे। आज वो कहा जाता है कि फट पड़े, क्या कहा उन्होंने, ब्रेक के बाद बात करते हैं।
एक ब्रेक बाद आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। मिसबाह उल हक टेस्ट टीम के कप्तान, टेस्ट क्रिकेट टीम के, क्या कह रहे थे आज? काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे थे, क्या कहा देखिए। कंसिस्टेंसी चाहिए हमारी कौम की सोच में भी, तभी हमारी टीम की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी आएगी। आपकी सोच कंसिस्टेंट नहीं है, एक इनिंग एक मैच के बाद आपकी सोच बदल जाती है, तो फिर मेरे ख्याल में टीम की परफॉर्मेंस भी ऐसी ही रहेगी। मिसबाह उल हक साहब ने कहा कि जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें तब्दील करने पड़ेंगे, ये नहीं चलेंगे। सेठी साहब, भाई मैंने आपसे कहा कि कप्तान के बारे में मेरे से मत सवाल पूछिए, मेरा कोई तल्लुक नहीं है सिलेक्शन ऑफ कैप्टन्स और अपॉइंटमेंट ऑफ कैप्टन्स एंड सिलेक्टर्स एंड ये सारा कुछ। अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले कि जी खबर आ रही थी जियो पर ही कि गालिबन पीसीबी को होश आ गया है, वो अब तमाम बड़े जो प्लेयर्स हैं, फॉर्मर लेजेंड्स हैं, उनको बुलाना चाह रहे हैं, मशावरत करना चाह रहे हैं। जियो ने एक ट्रांसमिशन की लास्ट संडे को, और शायद उसी से इंस्पायर होके आपके चेयरमैन साहब ये अब करना चाह रहे हैं। नहीं तो मतलब मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि वो खुद कोई फैसला नहीं लेते, पहले खुद फैसले ले लिए, अजहर साहब को बना दिया वनडे का कैप्टन, मिसबाह को बना दिया टेस्ट का कैप्टन, वो रहे मिसबाह इज बीन अ वेरी सक्सेसफुल कैप्टन, तो खुद फैसला नहीं कर सकते, लोगों की क्यों जरूरत पड़ जाती है? यार देखो बात ये है कि आई स्वेयर ये खबर जो अभी आप बता रहे हैं ये मैंने पहली दफ़ा सुनी है, ये इसकी डिस्कशन मेरे सामने नहीं हुई पीसीबी के अंदर, सो आई नो नथिंग अबाउट दिस कि जी वो 5 या 6 या कुछ इन टॉप प्लेयर्स के साथ कोई मशावरत होगी। हाँ, हो सकता है चेयरमैन साहब ने फैसला किया हो, मुझे नहीं पता। बात ये है, बात मिसबाह वाली बात है। मिसबाह वाली बात ये है कि मिसबाह ने 3-4 बातें कही हैं आज, मेरा भरा हुआ था। इससे एक तो ये कहा कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंसी ये मुराद है कि आप भी तो, आवाम भी तो ऐसे ऐसे जाती है ना, हारते हैं तो गाली गलोच, जूतियाँ, जीतते हैं तो हार। बट ये पाकिस्तान स्पेसिफिक तो नहीं है, नहीं यार, जिस इंडिया तरीके में से भी तो ऐसे ही होता है। इंडिया में इतना नहीं होता ना, क्योंकि इंडिया ज़्यादातर जीतता रहता है। नहीं मेरी यार सुने ना, इंग्लैंड के अंदर भी हुआ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी होता है, होता तो है, नहीं वो लेकिन उनका discipline तो मतलब ही इतना है, पैशन इतना है, तो वो मायूस हो जाते हैं, तो फिर गाली गलोच पे आते। मगर दूसरी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा होम सीरीज हर मुल्क की, उसमें एडवांटेज होता है होम साइड को। वो कहते हैं भारत भी होम सीरीज खेल खेल के नंबर 1 बना उन्होंने होम सीरीज खेल खेल के वो नंबर 1 बना है। हमारी होम सीरीज पाकिस्तान में 8 साल से नहीं हो रही, हमें दुबई जाना पड़ता है, और वहाँ भी दुबई में हमने कभी भी होम सीरीज नहीं हारी इन द लास्ट एक्स नंबर ऑफ ईयर्स। सीरीज अब जीत जाते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया की पिटाई की है, वेस्ट इंडीज की है, इंग्लैंड की, मतलब वी हैव डन इट, ऐसी बात नहीं। इसीलिए तो हम भी 1 पे आ गए थे ना महीने फॉर अ फ्यू डेज। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर भूल गए, लोगों को याद दिला रहा था कि 12 साल से आप पता नहीं कितनी टेस्ट टीम्स, टीम टूर्स हो चुके हैं, कोई नहीं, हम एक मैच नहीं जीत सके, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। होम साइड ऑस्ट्रेलिया के अंदर हारना बड़ा मुश्किल है, और टीम्स भी जाती हैं, यही उनका भी यही असर होता है। तो एक तो ये वो कह रहा था कि इतनी मायूसी नहीं होनी चाहिए थी। फिर उन्होंने याद दिलाया कि इंग्लैंड के अंदर हमने टेस्ट सीरीज को ड्रॉ कर दिया, तो मतलब है कि वो भी होम सीरीज में इंग्लैंड इज वेरी स्ट्रांग, तो थोड़ा सा वो संभालने की कोशिश कर रहे थे। तीसरी बात जो उन्होंने कही, अब मिसबाह का अपना रिकॉर्ड देख लें, मतलब है कि आज तक ये कहा गया इज द ग्रेटेस्ट कैप्टन एवर, ही इज वन मोर टेस्ट मैचेस देन एनीबडी, more in series wins than any other captain in history, including Imran Khan. Imran Khan ने जीता होगा वर्ल्ड कप, बट मिसबाह इज द मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन पाकिस्तान का। लोग भूल जाते हैं एकदम डिमांड्स के, जी सैक हिम, गेट रिड ऑफ हिम, जाओ। वो कहते हैं मैं जा रहा था तो उस वक्त लोगों ने कहा रुक जाओ। अब मैंने बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं ये अंदर की बात है, मैं आपको सही कह रहा हूँ। मिसबाह डामकडोल था कि मैं रहूं या ना रहूं, बड़ा हाई लेवल पे जा रहा था। पहले इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि आप टुक टुक करते हैं, इनको वनडे में नहीं खिलाना चाहिए। उसने वनडे में फिर छिक्के मारने शुरू कर दिए, तो ठाठा लोग भूल गए टुक, और फिर कहा वाह 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 इसी को रखे। फिर इसने खुद फैसला किया कि वो वनडे नहीं खेलेगा, ही विल प्ले इन द टेस्ट मैचेस, और फॉर्म में थे। अभी होम सीरीज में आपने देखी इनकी कितनी इमैक्युलेट फॉर्म थी। अब अनफॉर्चुनेटली उम्र का तकाजा होता है, अगर मिसबाह टॉप ऑफ द फॉर्म पे छोड़ देता, तो अब आप जब व्हेन यू लुक बैक, तो आपको ऐसे लगता है कि शायद वो अच्छा वक्त था जब ये टॉप ऑफ द फॉर्म था, खुद फैसला करता कि मैं अब तो। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जनरली फेल हो गया, ही इज नॉट बीन एबल टू मेक बिग स्कोर्स, एक स्कोर के अलावा इज नॉट बीन एबल टू मेक बिग। सो अब सारे उसके गले पड़े हुए हैं कि अब रिटायर करो।
अब एक्चुअली ये फैसला तो क्रिकेट बोर्ड का होना चाहिए ना, और मैं समझता हूँ क्रिकेट बोर्ड का भी नहीं, ये सिलेक्टर्स का फैसला होना चाहिए। सिलेक्टर्स कहते हैं हम कप्तान नहीं चुनते हैं, इंजमामुल हक साहब कहते हैं। वो ठीक कहते हैं, कप्तान जो है वो चेयरमैन सिलेक्ट करते हैं। चेयरमैन ने मेरा ख्याल है ये ऐलान किया था कि मिसबा इतना ग्रेट आदमी है कि उसे खुद ही एहसास होगा किस वक्त जाना है, हम नहीं उसको धक्का देंगे। अब ये आप कह सकते हैं कि ये अप्रोच जो है ये प्रोफेशनल अप्रोच, आप ये कह सकते हैं ये कल्चरल अप्रोच है, जो भी है एक ग्रेट कैप्टन को, ग्रेट क्रिकेटर को इज्जत के साथ मौका देना चाहिए टू एग्जिट। वाइंड अप का कहा गया, शेट्टी साहब वक्त खत्म हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मिसबा ने जो बातें कही हैं वो सही कही हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। उसने एक और बात भी कही है, उसने कहा डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर, हाँ, वो कुछ भी उसके नहीं ऊपर है। किसी दिन बात होगी, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर ठीक नहीं है फॉर गुड क्रिकेट। हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर जो है उसमें सिफारिश तब्दीली है, की- नेपोटिज्म नहीं है। वो अलग, सिफारिश नेपोटिज्म छोड़ दें। डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर रीजनल लाइंस पे ऑर्गेनाइज नहीं है जैसे दुनिया के अंदर ऑर्गेनाइज है। डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर के फैंस नहीं है, इसकी तब्दीली की जरूरत है, मगर इसके अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो इसको तब्दील नहीं होने दे रहे। और मैंने कोशिश की थी थोड़ी बहुत हिलाने की, मगर मुझे नेशनल असेंबली में सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। ये कोई जार ही आएगा जो कि ये काम करेगा जिसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, और ये जो इमरान खान कहता है इसके बारे में वो सही कहता है, जो मिसबा कहता है वो सही कहता है, जो माजिद खान कहता है वो सही कहता है। मगर माजिद खान भी हो गए, इमरान खान साहब भी रहे, मगर वो तब्दील नहीं कर पाए। बाहर बैठ के कहना बड़ा आसान है, कहते सही हैं कि ये रीजनल बेसिस पे होना चाहिए, क्वालिटी क्रिकेट होनी चाहिए, नीचे से ट्रेनिंग और सही तरीके से बट होनी चाहिए। मैनेजमेंट शायद नहीं कर पाई ना वो। मैनेजमेंट की बात नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है क्रिकेट का। ओके, शेट्टी साहब वक्त खत्म हो तो गया। इसलिए वो जो इश्यू है जिस दिन वो रिजॉल्व हो गया, आपकी क्रिकेट के सारे बहुत से मसले हल हो जाएंगे। ठीक, आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।